बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। संजीव मुखिया को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा। 4 मई तक कॉलेज आया था संजीव मुखिया। नीट परीक्षा वाले दिन से वो गायब हो गया। संजीव मुखिया 5 मई को ही उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी, लेकिन उससे पहले 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। नालंदा के उद्यान महाविद्यालय में काम करता है संजीव मुखिया। टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है संजीव मुखिया। 10 मई को आखिरी बार छुट्टी के लिए आवेदन दिया गया था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 5 मई को हुई थी नीट की परीक्षा। उद्यान महाविद्यालय में काम करता है और इसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है संजीव मुखिया। टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है और कुछ दिन पहले भी वो महाविद्यालय में उपस्थित था। 4 मई तक वो कॉलेज गए थे। 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और नीट परीक्षा वाले दिन से ही वो गायब हो गए। यानी कि इस पूरे खेल को अंजाम देने के बाद संजीव मुखिया वहां से गायब हो गए। और नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले की अब तक जांच की जा रही है। ईओयू की टीम ने इस मामले में साइबर क्राइम का एक नया मामला दर्ज कर लिया है। इस केस में झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए राजीव कुमार, परमजीत सिंह और चिंटू के अलावा शेखपुरा के रंजन कुमार के खिलाफ ईओयू ने केस दर्ज कर लिया है। न्यूज 18 के पास दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी है, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि कैसे ये साइबर गैंग काफी एक्टिव था और नीट पेपर लीक कांड में सहयोग दे रहा था। ईओयू की माने तो ये साइबर गैंग ही नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के शागिर्दों को फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराया था और इन्हीं के दिए गए मोबाइल और सिम कार्ड पर प्रश्न आंसर शीट आया। गैंग के सरगना रंजन की गिरफ्तारी के लिए ईओयू लगातार एक्शन मोड में है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। में जो नीट पेपर लीक कांड हुआ उसको केवल सॉल्वर गैंग नहीं अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसमें साइबर क्रिमिनल्स भी शामिल थे। इस बात का खुलासा इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने किया है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस बात का खुलासा करते हुए एक एफआईआर भी लॉन्च किया है और यही वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे मामले में, इसकी चर्चा की गई है और इसमें विस्तार से सारी चीजें बताई गई हैं। दरअसल इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी था चिंटू उर्फ बलदेव उर्फ सिंटू, जो नालंदा का रहने वाला है, उसकी जब गिरफ्तारी की तो उसके साथ कई और लोग पकड़े गए जो उसके साथ रह रहे थे। इसमें पंकु, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, इसके अलावा राजीव जो था वो भी साथ में रह रहा था। ये साइबर क्रिमिनल्स हैं जो नीट पेपर सॉल्वर गैंग के साथ एक साथ रह रहे थे झारखंड के देवघर में। इन्होंने जो साइबर क्रिमिनल्स गैंग के लोग हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इनका सरगना रंजन कुमार है जो मूल रूप से शेखपुरा का रहने वाला है और ये लोग फर्जी सिम और मोबाइल गलत कागजात पर देते हैं और कहीं न कहीं जो सॉल्वर गैंग के मेंबर्स थे उन्होंने इनका फायदा उठाया। संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, उसके गुर्गों तक इसी साइबर क्रिमिनल्स गैंग ने सारी चीजों को पहुंचाया और उसके बाद जो सिम है उस सिम में चिंटू के मोबाइल पर सारे क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट, सारी चीजें आई। तो एक अहम खुलासा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने किया और अब इस पूरे मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम अलग से जांच कर रही है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन ये अब तय हो गया है कि केवल सॉल्वर गैंग ही नीट पेपर लीक कांड में शामिल नहीं था, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। वो साइबर क्रिमिनल्स जो लगातार सॉल्वर गैंग्स के जो मेंबर्स हैं उनके टच में थे और उनको लगातार फायदा पहुंचा रहे थे। फर्जी पते के आधार पर उनको सिम, मोबाइल, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा भी यह गैंग जो है कई तरह का काम कर रहा था, जैसे नौकरी देना, लोन दिलाना, कई जो गोरख धंधे थे वो इसको अंजाम दे रहा था। तो एक बड़ी कार्रवाई इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की और देखना होगा ये जो जांच चलेगी ये कितना फायदा पहुंचाता है नीट पेपर लीक कांड के उद्भेदन में सीबीआई को, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और मेडिकल की प्रतिष्ठित नीट की परीक्षा के लीक हुए पेपर की जांच में काफी तेजी आ गई है। दिल्ली से पटना पहुंची सीबीआई की विशेष टीम लगातार ईओयू के साथ मंथन कर रही है। नए नए आरोपियों की तलाश लगातार तेज कर दी गई है।
सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेजी से जारी है। पटना में सीबीआई की स्पेशल टीम की ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के साथ बैठक हुई। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई। वहीं सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार बिहार और गुजरात से गिरफ्तार आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। सभी को एक एक कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वैसे सबूतों के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई आगे की एक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। अब तक की जांच के अनुसार पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु है। आरोपी अनुराग, नीतीश और अमित आनंद के कबूलनामे के बाद देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी चिंटू ने खुलासा किया है कि प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके बाद और भी कड़ाई के साथ आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। उम्मीद है कि नीट पेपर लीक कांड की गुत्थी सुलझेगी और असली किंग पिन भी जल्द सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ इंडिया अलायंस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने नामांकन किया तो विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतार दिया। कल सुबह 11 बजे सदन में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है। संसद के इतिहास में ऐसा दूसरी दफा होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अठारहवीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के जरिए होगा। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी सांसद ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार तो कांग्रेस सांसद सुरेश विपक्षी अलायंस इंडिया के उम्मीदवार हैं। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। कई लोगों को वह विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। नहीं, सीधी सी कई लोगों को अपने कई जो दल हैं कि आप ये देखिए कि इनको भी सोचना होगा था। नहीं फैसला, लेकिन अगर विपक्ष के फैसला लाना पड़े, नहीं ये संदेश को कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई। स्पीकर पद पर बात बिगड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने समझाते हुए बताया कि विपक्ष शर्तों पर राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति हमें स्वीकार नहीं। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। इस बीच लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष भी दो फाड़ हो गया है। ममता बनर्जी ने विपक्ष के प्रत्याशी के सुरेश का विरोध किया है। सूत्र बताते हैं कि सुरेश के नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, इसलिए उनके नामांकन पर सहमति के लिए टीएमसी ने हस्ताक्षर भी नहीं किया। ऐसे में बहुमत के लिहाज से ओम बिरला का स्पीकर पद पर चुना जाना तय है, पर सभी की नजरें बुधवार को होने वाले स्पीकर के चुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय बाकी है, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछाई जानी शुरू हो चुकी है। आज पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी जेडीयू ने उन्हें आरजेडी शासनकाल के इतिहास को याद दिला दिया। बिहार में अपराध पर सियासत काफी गर्म हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल चुनाव है, उससे पहले अपराध पर घमासान है।
जरा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये एक्स पर पोस्ट देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखार बिंदु से बिहार में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्पसूची साझा कर रहा हूं। और इसके बाद तेजस्वी यादव की पोस्ट में कैमूर, मधेपुरा, अररिया, बेतिया, सीतामढ़ी, नालंदा, सिवान, नवादा और समस्तीपुर में हत्या, लूट और छेड़खानी की घटनाओं का जिक्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए गठबंधन ने लगातार लालू राबड़ी शासनकाल में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी पर हमला बोला था। इधर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया तो उधर बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो गई। तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाने की होड़ मच गई। यहां तक आरोप लगा दिए गए कि लालू राबड़ी राज में अपराधियों को सीएम आवास में पनाह दी जाती थी। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी कहां पीछे रहने वाली थी। आरजेडी ने बिहार में अपराधियों का मनोबल बड़ा होने और कानून का राज खत्म होने जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। बिहार धीरे धीरे अपराधियों की चपेट में चला गया है। आम आदमी का जान यहाँ की कीमत नहीं रह गई है। सुबह हो शाम हो, जहां देखिए अपराधियों के शिकार हो रहे हैं आम आदमी। सुबह निकलो वहां गोलियों की ततराहट से जाने जा रही है। बिहार का कोई इलाका नहीं जहां अपराधी का तांडव नहीं हो रहा है। कानून का राज तो मर चुका है बिहार में। बिहार में अपराध पर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तेजस्वी मुकाबले से पहले पिच सेट कर रहे हैं। 2025 में अब की बार अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर होगी आर पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश पर थोपे गए आपातकाल के 49 साल आज पूरे हो गए। लोकतंत्र पर पूती गई गाली को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। पर क्या आपको पता है कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी। सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही यह शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है? तो इसके पीछे छिपी है आज से ठीक 49 साल पहले की वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई।
तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते, कभी सरदार की वेश में तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी न गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे, बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुंचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे कि देश पर थोपा गया इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। देश इमरजेंसी को डेमोक्रेसी के चेहरे पर कालिख के तौर पर ही देखता है। आज की सच्चाई ये है कि भारत दुनिया को स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण पेश कर रहा है। दुनिया की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और विकसित देशों की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय झा बने संसदीय दल के नेता। राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता बनाए गए। सीएम नीतीश को उन्होंने धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय झा ने लिखा कि राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता पद का दायित्व सौंपने के लिए पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार है। ये मेरे लिए गर्व का पल है। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर मुझ पर जो विश्वास जताया, उसका मैं पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं संजय झा। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और देखिए, उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया है। बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिलेश्वर कामैत बने हैं संसदीय दल के नेता। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता, सुपौल से जेडीयू सांसद हैं दिलेश्वर कामैत। दिलेश्वर कामैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव को धन्यवाद दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत भी बनाए गए और सीएम नीतीश को उन्होंने भी धन्यवाद दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।